with the next deliberation, I now invite Dr. Jitendra D. Soni, who is Dadu. I now invite Dr. Jitendra D. Soni, who is Associate Professor of Geography and Head of the Department, the same Geography, Government Arts College, Seeker, to give his deliberation. पर इससे पहले ये तो सर का official introduction था, पर I would like to share on this platform कि सर मेरे सहपाठी रहे हुए हैं MA days में, MPhil days में, और सर को हम कब से सुन रहे हैं. तो सर आप हमसे आज जुड़े, इसलिए I actually congratulate you and we are very thankful to you. So are you with us? Yes, I am there. So shall I start now? Yes, sir. Yes, sir. Sure. सबसे पहले मैं बधाई देता हूं राजऋषि भर्तऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर को कि उन्होंने आज विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन ये नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया, जिसका विषय है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आवर कॉमन रिस्पांसिबिलिटी. परम सम्माननीय वाइस चांसलर सर प्रोफेसर JP यादव सर, चीफ गेस्ट श्री ननूमल पहाड़िया सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर, our guests Dr. Ram Gopal Meena sir, Dr. Hukum Singh sir, Dr. Smita Mishra ma'am, Dr. Rekha Sharma ma'am, my co-panelist Shri Venkatesh Sharma, Professor B.R. Bamania, Dr. Ramanand Yadav, Organizing Secretary Dr. Phul Singh Saharia sir, my friend convener Dr. Mahesh Gotwal. आप सभी का साधुवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सभी प्रतिभागियों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया. मैं एक बहुत छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ में मेरी बात रखूंगा और मैं इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की और कॉमन रिस्पांसिबिलिटी की, ये बात आज ये वक्त कैसे आया, क्यों हमने इस बात की शुरुआत की. हालांकि मेरे पहले के जो वक्ता हैं उन्होंने बहुत सारी बातें इससे संबंधित की है, और विशेष तौर पे जब मैं बात करता हूं VC साहब के उद्बोधन की, तो उन्होंने हमारा ध्यान केंद्रित किया कि हमें वास्तविकता में किस तरह की योजना के साथ काम करना चाहिए, और उन्होंने एक बहुत सुंदर योजना आने वाले वर्षों के लिए प्रस्तुत भी की. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय का जो उद्बोधन था उसमें भी कुछ बातें निकलकर सामने आई कि किस तरह से जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो वस्तुस्थिति देखते हैं तो उसमें और योजना के प्रारूप में जो अंतर मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए. हमने जब सुना वेंकटेश शर्मा जी को और दूसरे को पैनलिस्ट को, तो भी ये बात बड़ी क्लियर होकर सामने आई कि आज वो वक्त आ गया है जब हमें कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ सोचना चाहिए, किस तरह से हमने इस एनवायरनमेंट को डैमेज किया और कहाँ तक हम पहुँचे हैं. इसी के कंसेप्चुअल फ्रेम की जब बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे सामने सबसे पहला सवाल आता है कि आज मैं पर्यावरणीय संरक्षण की बात क्यों कर रहा हूं, व्हाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो सामने ये चीज आती है कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक the prime goal of human society was to expand the cozy zone and is to expand the cozy zone even till date. तो ये जो हमने कोशिश की है कि बहुत सारे जीवों के अंदर एक जीव है मनुष्य, और किस तरह से उस मनुष्य ने अपने विवेक से अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत वाला और ज़्यादा सुविधाभोगी बनाने की कोशिश सदैव की है. और उसी में लगातार जब हम आगे बढ़ते गए तो हमारी अप्रोच फिर बाद में बढ़ गई प्लेजर सीकिंग पर्सपेक्टिव की तरफ. मतलब हमने इस प्रकृति का शुरू में यदि आप देखते हो तो हम इसके साथ मिलकर काम करते हैं, और उसके बाद में एक ऐसा दौर आता है जब हम इस प्रकृति से दोहन की दृष्टि रखते हैं और हम अलग अलग खड़े हो जाते हैं. मैन विथ एनवायरनमेंट की जगह मैन वर्सेस एनवायरनमेंट की कंडीशन हमें देखने को मिलती है. जब हम पीछे देखते हैं और जब हम मानव सभ्यता के शुरुआती काल को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय
बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, डेवलपमेंटल गैप नहीं था बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर। ये बेसिकली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी का एक स्तर था। लेकिन उसके बाद में धीरे 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 हम देखते हैं कि जैसे जैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से सभ्यता विकास जो है उसकी गति हमें अलग अलग देखने को मिलती है, तो ये डेवलपमेंटल गैप्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। और विशेष तौर पे हमें ये ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ में, जब हम 16th और 17th सेंचुरी से गुजर रहे होते हैं और जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की शुरुआत हम देखते हैं, तो उसी के साथ हमें दिखाई देता है कि हमें एक क्लियर कट डिवाइड जो है, जो पहले बहुत बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था, वो अब बढ़ने लगता है। जो पहले बिल्कुल नहीं था, फिर वो हज़ारों सालों तक वो डिवाइड क्रिएट होता है, और फिर पिछले 300-400 सालों में वो जो डिवाइड है, डेवलपमेंटल डिवाइड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और हम ये देखते हैं कि अलग अलग ब्लॉक्स बनने लगते हैं, डेवलप्ड वर्सेस लेस डेवलप्ड, नॉर्थ वर्सेस साउथ, एंड देन डिजिटल डिवाइड इन करंट सिनेरियो। तो अब बहुत सारे जब हमें ये इस बात का पता लग गया कि अब जो ह्यूमन सोसाइटीज जो हैं उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो अब उनका रिएक्शनरी फ्रेम जो है एनवायरनमेंट के प्रति वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो with this, a journey of perceptual shift regarding the developmental paradigm started, and accordingly a changing the human response. ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जो हमारा हमारा परसेप्शन है डेवलपमेंट के प्रति, जो डेवलपमेंट पैराडाइम को जन्म देता है, उसी से फिर ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो थ्रू दो देयर वर रीजनल डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा क्षेत्रीय विभेद थे। अभी अभी हमने बात की कि वो क्षेत्रीय विभेद जो है वो जन्मे कैसे, क्योंकि हमने देखा कि पूरी पृथ्वी के सतह पर जो अलग अलग ह्यूमन ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग सोसाइटल ग्रुप्स बने, वो इस पूरी की पूरी डेवलपमेंटल जर्नी में कहीं न कहीं उनके अंदर लेटर ऑन हमने देखा कि गैप्स पैदा होने लगे, और वो जो गैप्स हैं वो बाद में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इन 400 सालों में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उसी के कारण रीजनल डिफरेंसेस पैदा हुए फिलॉसफी और मेथोडोलॉजी में, कि किस तरह से आप एनवायरनमेंट को परसीव करते हो, व्हाट पैराडाइम यू हैव फॉर योर एनवायरनमेंट। और उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जो हैं वो भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि चाहे ये रीजनल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो 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 लीडिंग कम्युनिटीज हैं, जिनको हम ये कहें कि जो विकास की धारा में, सभ्यता विकास में अग्रणी हैं, और उनके अग्रणी होने का पैमाना दुर्भाग्य से हमने उनकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ से लिया है। ठीक है, और जो अग्रणी हैं उन्होंने इस कदर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया कि अब जो समस्याएं आने लगी वो केवल और केवल किसी छोटे क्षेत्र या समूह तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो ग्लोबल हो गई। और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस जब हमारे सामने आने लगे, तो फिर अब हमने बात की एक नए तरीके से इस पूरे रिलेशनशिप की। सो यहाँ जो फोकस है इस लेक्चर में मेरा वो ये है कि हम हाईलाइट करें कि किस तरह से मानव का प्रकृति के प्रति जो उसका रेस्पॉन्स है वो बदला है बदलते विकास के चिंतन फलकों के साथ। और दूसरे मेरा कंसर्न ये है कि व्हाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम पर्यावरण संरक्षण की बात क्यों करें। और तीसरी बात है कि व्हाट आर आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। तो देखिए, जब हम शुरुआत की बात करते हैं, जब जो गोल ऑफ डेवलपमेंट था दैट वाज फुलफिल ह्यूमन नीड्स, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जब संसाधनों की प्रचुर मात्रा थी, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा नहीं था, और हमारा जो परसेप्शन था टुवर्ड्स एनवायरनमेंट दैट वाज वी वर विथ नीडफुल परसेप्शन। तो नीडफुल परसेप्शन के कारण हमने नीडफुल डेवलपमेंटल पैराडाइम को फॉलो किया। जब हमने नीडफुल डेवलपमेंट पैराडाइम को फॉलो किया, अर्थात हमें हमारी जो पर्यावरण को लेके दर्शन संबंधी हमारा जो पक्ष है और हमारा पर्यावरण के साथ में अंतरक्रिया करने की जो विधि तंत्रीय प्रारूप था, उन दोनों के अंदर हमें कहीं ना कहीं दोहन दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स जो रेस्पॉन्स था वो ये था कि हम प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार ही दोहन करते थे, और उसमें भी हम बहुत हद तक
वातावरण के साथ में सामंजस्य बनाकर रखते थे और वातावरण से इतना ही लिया जाता था जितना आराम से पुनर्स्थापित हो जाए। रिजुविनेशन के लिए पूरा स्कोप था और इसीलिए इस पूरे काल में कहीं भी हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी और इस दिशा में सोचने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है और उससे क्या होता है कि हमारा ये जो नीडफुल ओरिएंटेशन है ये ग्रीडफुल ओरिएंटेशन की तरफ तब्दील हो जाता है। और हम जानते हैं कि जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधन है आपकी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए, लेकिन उसके पास आपकी आपकी जो लालसाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए शायद पर्याप्त संसाधन ना हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ में हम पूरी तरह से ग्रीडफुल पैराडाइम के अंदर हम प्रवेश कर चुके थे और क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से जो चीज शुरू हुई थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आते आते मैच्योर हो गई और हमारा पर्यावरण को देखने का जो नजरिया है वो भी बदला और हमारा पर्यावरण के साथ में रेस्पॉन्स भी बदला। और वो जो रेस्पॉन्स था हमारा, ठीक है, उस रेस्पॉन्स के अंदर हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ हम बढ़ने लगे और उसी वजह से हमने देखा कि धीरे 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 हमें बहुत सारे पर्यावरणीय दुष्परिणाम देखने को मिले, क्योंकि इसका कारण था कि हम विकास उसी को मानते थे जिसमें आर्थिक वृद्धि हो, हमने विकास उसी को माना जिसमें आर्थिक विकास हो। हमारे विकास में टिकाऊपन की बात कहीं भी नहीं थी और उसी के कारण उस 20वीं शताब्दी के दौर में हम लगातार हमारे वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ दोहन की दृष्टि से ही इंटरेक्ट करते रहे और इसी ने हमें इस पिछली सदी में 20वीं शताब्दी में बहुत सारे वैश्विक समस्याओं के साथ खड़ा कर दिया। वो वैश्विक समस्याएं हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं बढ़ी, वैश्विक भूमंडलीय तापन हमें देखने को मिला, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारी जगह अम्ल वर्षा की कंडीशंस हमें देखने को मिली, नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, और स्प्रेड ऑफ डिजीजेस हमने अभी हम कोरोना पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये सारे ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने आए। जब ये ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने आए, then the question of environmental protection comes on surface। और यहीं पर क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी रीजन या किसी कम्युनिटी से कन्फाइन नहीं हुई, तो फिर लोगों ने अब पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में सोचना शुरू किया और ये क्वेश्चन अब सरफेस पे आने लगा और धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि हम कहीं पर भी इसके साथ यदि छेड़छाड़ करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस कोई जरूरी नहीं है कि वही भोगे जो इस पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसके दुष्परिणाम हो सकता है कि पश्चिमी जो समाज है, विशेष तौर पे नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, यदि वहां पर बहुत ज्यादा CFC रिलीज होता है तो हो सकता है कि जाके ओजोन का डिप्लीशन आपको देखने को मिले अंटार्कटिका के ऊपर। तो ऐसी दशाएं हैं कि क्योंकि एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसके लिए आपने जो मानव जनित ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई है ये उसके लिए काम नहीं करती, ये उसके लिए बेमानी है। तो जब हमने ये देखा कि हम जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो यदि कहीं पर भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो उनका नेगेटिव रिस्पांस कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, उनके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तब फिर बात आई और कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि भाई हम सब की जिम्मेदारी क्या है। उससे पहले लोग इन दोनों सवालों से परहेज करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्येय केवल और केवल आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास था और जो समुदाय इसको प्राप्त करने में अग्रणी था वो ये मानता था कि उन्होंने ही सभ्यता विकास को सबसे सुंदर स्वरूप और दिशा दी है। और बाद में जब ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस आने लगे तो वो भी इस बात पर चिंता करने लगे और पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो कहीं न कहीं एक साथ बैठकर इस पर विमर्श करने पर मजबूर हुई। ये अलग बात है कि आज हम कितने कारगर हैं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को
धरातल पर लागू करने में। लेकिन हाँ, यदि उस दिशा में बातचीत शुरू हुई है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम भी मिलने की हम आशा रखते हैं। अब देखो, इस पूरे के पूरे जब हमने ये सब देखा कि किस तरह से ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले, जो अनएडिक्वेट दिस एक्शंस थे ह्यूमन बीइंग्स के विथ एनवायरनमेंट, उसके कारण से, तो as a reaction to this, a new developmental paradigm, that is conservative and protectionist development paradigm, came up with human development concern in the gamut of sustainable development. इस पूरे sustainable development के जामे के अंदर फिर हमने देखा कि बात हुई संरक्षण के चिंतन को लेकर, ठीक है, और संरक्षण के चिंतन को लेकर जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई मानव विकास का जो मूल ध्येय है वो टिकाऊ विकास होना चाहिए, क्योंकि यदि वो विकास टिकाऊ नहीं है तो फिर वो दीर्घकालिक नहीं हो सकता, और यदि वो दीर्घकालिक नहीं है तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजास्टरस हो सकता है। तो कम से कम जब हम इस पैराडाइम में उतरे, संरक्षण के पैराडाइम में उतरे, जिसकी चर्चा आज के हमारे इस वेबिनार का मूल है, तो फिर कई सारी नई मेथोडोलॉजीज आई और बहुत ज़्यादा हमें दबाव देखने को मिला कि हम लोग उन चीज़ों पर बात करें, उस दर्शन को हम लोग स्थापित करें, उस दर्शन को हम लोग पॉपुलराइज करें, लोगों को अवेयर करें, जिसके अंदर हम प्राकृतिक जो संसाधन है उसके संरक्षण और उसके यूं कहें कि उसको बनाए रखने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग काम करें। अब इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स जो रिस्पांस आया, उसको ये देखने को मिला कि ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमें कि the surrounding was considered very much tender and reciprocal. ये चीज कम से कम हमें समझ में आई, rather than insensitive and exploitative. ह्यूमन रिस्पॉन्स अपने सराउंडिंग के प्रति जो है वो इनसेंसिटिव और एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होना चाहिए। हमारा जो रिएक्शन है, हमारा सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन है, उसमें हमें कहीं ना कहीं टेंडरनेस और रेसिप्रोकल कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए। और यहीं से फिर हमने बहुत सारे डिफरेंट डेवलपमेंट्स हमने देखे, बात भी हुई है 1972 के बाद में किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्शन के अंदर हम लोग आगे बढ़े, और धीरे इसी जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शनिस्ट पैराडाइम है, उसी के तहत हम पहुंचते हैं उस यात्रा जिसकी शुरुआत 1972 से लगभग सिस्टमैटिक तरीके से होती है। आज हम वो परिणत होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 2030 में। तो ये जब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 2030 की हम बात करते हैं, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, और वो बहुत बड़ी लिस्ट, उसमें से कुछ नाम को पिक करना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर ये बात जरूरी है कि आप यदि प्रोटेक्शन करना चाहते हो पर्यावरण का, तो फिर आपको पूरा जो मानव समुदाय है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। यदि आप उसके बारे में नहीं सोचते हो तो ये मान के चलिए कि आप पूरे मानव समुदाय को इस नए पैराडाइम के अंदर नहीं बहा सकते हो। इसके लिए बात आई नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। ये सारी बात यदि आप एक साथ देखते हो तो फिर आपको एक बात समझ में आती है, आपको समता मूलक विकास की स्थापना की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप हैव्स और हैव नॉट्स के गैप्स को बहुत बड़ा रखोगे, तब तक आप ये कभी उम्मीद मत करिए कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी कोई चीज धरातल पे वस्तु रूप में देखने को मिले। यदि आप उसको चाहते हो तो आपको निश्चित रूप से इन पर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यू हैव टू वर्क ऑन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कंडीशंस, जो आपको प्रोवाइड करानी है ह्यूमन सोसाइटी को। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के एनर्जी रिक्वायरमेंट और जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है, यदि आपकी डिपेंडेंस जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर रही तो आने वाले समय में स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको केवल और केवल यदि आप आर्थिक वृद्धि और विकास की परिपाटी पे चलोगे तो निश्चित रूप से आप कहीं पर भी किसी सुंदर भविष्य की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हो।
आपको अनिवार्यतः है सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव जो नेस है, ये दो एस्पेक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे अपने इकोनॉमिक जो ग्रोथ की जर्नी के अंदर और उसको भविष्य में आगे बढ़ाने की दिशा के अंदर। अब जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया आपने और जिस तरह से ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, आपको उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू हैव adopt industry innovation and infrastructure on the line of sustainable industrialization and foster innovation. जब तक आप उसको उसके सुंदर अल्टरनेटिव्स पे नहीं जाओगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, तो निश्चित रूप से फिर आप ये बातें जरूर करेंगे। 5 जून आज भी आया है, 5 जून 2022 में भी आएगा और वो आगे भी आता रहेगा, लेकिन यदि हम इन पर काम नहीं करेंगे तो शायद हम सस्टेन्ड फ्यूचर की बात नहीं कर सकते हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात जो है वो दोनों तरह से है, ग्लोबल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पर भी। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात है, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या पूरी दुनिया के अंदर जब हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, क्या हमारा कंसर्न उसमें 100% सस्टेनेबल सिटीज और सस्टेनेबल कम्युनिटीज की तरफ है या नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि जिस एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के साथ में हम आगे बढ़े हैं और जिस मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन के साथ में हमने हमारी जीवन शैली को बदला है, उस मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन को हमें चेंज कर कर सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की ओर हमें बढ़ना ही होगा। हमें क्लाइमेटिक एक्शंस की तरफ बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो दशाएं बनी हैं उनको नियंत्रित ही नहीं करना, बल्कि हमें उन जो बैलेंस की दशा है उसको पुनर्स्थापित करने की तरफ भी हमें बढ़ना होगा। लाइफ बिलो वाटर को भी हमें संज्ञान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरी धरती के ऊपर केवल और केवल मानव कल्याण से ही, केवल मानव कल्याण की बात करने से ही मानव का कल्याण सुनिश्चित नहीं होगा। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं वो एक बहुत सुंदर सिनर्जी के अंदर है। यदि आपने कहीं पर भी यदि उसके किसी भी पक्ष को इग्नोर किया तो शायद आप एनवायरमेंटल बैलेंस को रिस्टोर करने या उसको प्रोटेक्ट करने में सफल नहीं होगे। इसलिए हमें लाइफ ऑन लैंड के बारे में सोचना पड़ेगा अदर देन ह्यूमन बीइंग, और हमें लाइफ बिलो वाटर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। पीस एंड जस्टिस जो है उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा, और उसके लिए हमें बहुत इफेक्टिव, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे जो हमें इंश्योर करे पीस और जस्टिस इस प्लेनेट के ऊपर। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स मस्ट बी देयर। यदि हम बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल फ्रेम बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, और यदि हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर ये मान के चलिए कि वो आपका थियोरेटिकल सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल फेलियर है, और प्रैक्टिकल फेलियर कभी भी आपको आपके वातावरण के साथ जो दशा बनी है उसको सुधारने की दिशा में आगे नहीं बढ़ाएगा। और ये जो पैराडाइम जिसमें हमने प्रवेश किया, कंजर्वेटिव और प्रोटेक्शनिस्ट डेवलपमेंटल पैराडाइम, हमने देखा कि दिस पैराडाइम वाज नॉट प्रैक्टिकली अडॉप्टेड। इस पूरे पैराडाइम में बहुत सारी बातें हुई सिंस 1972 से लेके और आप आज तक बात करते हो, तो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ दिस पैराडाइम वाज रियली वेरी गुड एंड वेरी एग्रेसिव। बहुत सुंदर तरीके से कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ इस पूरे पैराडाइम का। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर किस तरह से काम हुए, तो हमें बड़ी निराशा जो है वो देखने को मिलती है। और ये कंसेप्चुअल डेवलपमेंट मात्र होने से ही ये सारी बातें सही नहीं हो जाती। आज हम और आप जो बात कर रहे हैं उसमें हम कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जिन विषयों पर हम यहाँ पर गहन चिंतन कर रहे हैं, यदि हम उन विषयों को हमारे कार्यों में नहीं उतारेंगे, हमारी परिपाटी में नहीं उतारेंगे, हम एक्शन प्लान्स के अंदर उनको नहीं लेंगे, तो मान के चलिए कि फ्यूचर में हमें उसके लाभ होने वाले नहीं हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नेगेटिव इम्प्रिंट्स है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के और मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के, ह्यूमन सिविलाइजेशन के, उन्होंने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है। और अब कोई ऐसा हमारे पास में स्कोप नहीं है कि हम करंट डेवलपमेंटल पैराडाइम के साथ में आगे बढ़ सके।
तो इसलिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, वन कैन ऑब्जर्व थ्रेट टू आवर कॉमन फ्यूचर। और जब हम देखते हैं कि हम सबका भविष्य खतरे में है, तो हमारे सामने फिर ये चीज बहुत उभर कर आती है कि जब हम सबका भविष्य खतरे में है तो हम सबके लिए कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। तो हम यहाँ पर एक बात को क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जिस पैराडाइम को लेकर हम 1972 में चले थे, वो पैराडाइम हमें बहुत कुछ दे नहीं पाया है। उस पैराडाइम ने हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मजबूत की है, उस पैराडाइम ने हमारा थ्योरेटिकल बेस बहुत मजबूत किया है, लेकिन अब हमें उससे आगे कहीं एक छलांग और मारकर सोचना होगा। और इसीलिए हम ये कहेंगे कि इट हैज बिकम इंपेरेटिव एंड अर्जेंट टू इम्प्रोवाइज एंड करेक्ट द डैमेज व्हिच हैव बीन डन इन द पास्ट। अब वो वक्त आ गया है कि केवल और केवल संरक्षण से पार नहीं पड़ेगी, हमें जाना पड़ेगा रेस्टोरेशन की ओर। हमें वो जो असंतुलन जो हमने पैदा किए हैं, हमें उनको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, हमें रिस्टोर करना पड़ेगा उनको। हम कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पैराडाइम से ये नहीं कर पाएंगे, तो हमें अब जरूरत है वो संतुलन वापस स्थापित करने की, और उसके लिए हमें जरूरी है रिस्टोरेशन डेवलपमेंटल पैराडाइम को एग्रेसिवली अपनाने की। और ये जो पैराडाइम है, ये हमारा कंसेप्चुअल फोकस के से ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस के साथ में अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अदरवाइज तो इसका भी हस्र वही होगा जो कंजर्वेशनिस्ट और प्रोटेक्शनिस्ट डेवलपमेंटल पैराडाइम का हुआ। So there has to be a great shift in the means of development from use and conserve of natural resources to restoration of natural balance at any cost. अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, किसी भी कीमत पे आपको इस रिस्टोरेशन डेवलपमेंटल पैराडाइम के साथ ही आगे बढ़ना होगा, यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी जो पूरी मानव जाति और यूं कहे कि पूरा प्राणी वर्ग जो है इस धरती पे रहता है, उसके लिए यदि आप रहने लायक और टिकाऊ जीवन की संभावनाएं खोजना चाहते हो, the philosophy of development must stress upon the conservation and restoration of the naturalness of the nature. आपको हर हालत में जो प्रकृति की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं उनको संज्ञान में लेना होगा, उनको पुनर्स्थापित करना होगा। एंड द सिचुएशन हैज रीच्ड, वो स्थिति आ गई है दैट एक्सट्रीमिटी वेयर वी कैन नॉट टेक एनी चांस बट bound to introduce and implement the restoration developmental paradigm। और उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी। उसमें से बहुत सारी चीजों की बातें मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने की भी है अपने व्याख्यानों में कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ केवल और केवल कुछ आउटलुक की बात की जा रही है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ज्यादा फोकस था इसका कि किस तरह से हम प्रोटेक्शन की बात पर आए, किस तरह से हम कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात पर आए और आज दशाएं कैसी है। यदि हम चाहते हैं कि हम रिस्टोरेशन डेवलपमेंटल पैराडाइम को अपनाएं, तो हमें इस दिशा में कार्य करने होंगे। और वो है सबसे पहले कि हमें बहुत ज्यादा वृक्षारोपण की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ में मैं इसको और जोड़ूंगा कि हमें बहुत ज्यादा सॉइल कंजर्वेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ऐसे एरियाज हैं जो कार्बन सिंक जोन्स के रूप में काम में आ सकते हैं। और यदि हमने समय रहते इनके दोहन को नहीं रोका और उनकी पुनर्स्थापना की बात नहीं की, ध्यान रखना अब कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन तक मामला बैठने वाला नहीं है, अब हमें उससे आगे रिस्टोरेशन की बात करनी पड़ेगी। फिर है अडॉप्टिंग द इनोवेशन मैकेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो धारा, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने देखा और जो दुष्परिणाम आपने उस परिपाटी के देखे, now you have to adopt a new agricultural and industrial revolution based on the innovative mechanism, the mechanism which is more environment friendly, the mechanism which is directed towards the sustainable this development and growth. फिर तीसरी बात आती है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर एनर्जी जनरेशन, क्योंकि आज की तारीख में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इतनी बड़ी ह्यूमन सोसाइटी की
जो नई जीवन शैली है उसके साथ साथ उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और उस दिशा में जब हम काम कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप यदि पूरी दुनिया में आप यदि एनर्जी प्रोडक्शन के स्ट्रक्चर को देखें तो आज भी जो ट्रेडिशनल एरियाज से एनर्जी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो डोमिनेट कर रहा है rather than the known traditional environment friendly ways to generate energy। तो हमें उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को भी थोड़ा सा हमें दोबारा सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमें आवश्यकता है एनर्जी जनरेशन के लिए उन नए मैकेनिज्म को अपनाने की जो कम से कम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। और फिर बात आती है जुडिशियस वाटर रिसोर्सेज की, क्योंकि जिस तरह से हमने हमारे सिटीज को डेवलप किया है, जिस तरह से हमने हमारी नदियों को इस्तेमाल किया है, जिस तरह से हमने हमारी झीलों को खराब किया है कि वो झीलें जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, मतलब वो नेचुरल इकोसिस्टम का एक तरह से पार्ट है ही नहीं। क्योंकि उसमें उनमें जो बायोलॉजिकल कनेक्शंस है वो मिसिंग है बिकॉज ऑफ large scale destruction and large scale this environmental deterioration at those sites। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से वाटर रिसोर्सेज को यूज करें और किस तरह से उनके रिचार्ज की मैकेनिज्म को सुनिश्चित करें। उसके साथ साथ हमें ऑप्टिमल यूज की तरफ जाना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर से हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें हमारे संसाधन के उपयोग के समय ये ध्यान रखना है कि हम उसका अधिकतम उपयोग ले पाएं। हमें कहीं न कहीं हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा और हमें कहीं न कहीं हमारी जो लालसा है उससे हटकर हमें आवश्यकता की तरफ हमारी जीवन शैली को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद हम बहुत ही खराब दुनिया छोड़कर जाएंगे, जिसके लिए शायद हमारा जो वक्त है या हमारे साथ के जो लोग हैं वो अपने आप को शायद माफ ना कर पाएं। एस्टेब्लिशिंग द डेडिकेटेड मशीनरी फॉर द रिस्टोरेशन कैंपेन, हमें हर हालत में हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे प्रोटेक्शन पैराडाइम को, जो डेवलपमेंटल पैराडाइम है, इसको पॉपुलराइज करने के लिए, ताकि हर कॉमन मैन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ले कि हमें एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करना बल्कि हमें उसके रिस्टोरेशन के लिए भी आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन की, और इस पूरी दिशा के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुहिम को आगे पहुंचाने की, दैट इट इज़ आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें सबको मिलकर इसको करना होगा। यदि हमने इसमें कहीं भी एक दूसरे के साथ सहयोग और परस्पर सहयोग से आगे बढ़ने की कड़ी को मिस किया तो शायद हम इस दिशा में जो वांछित फल हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राजऋषि भरतऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का कि उन्होंने इस संगोष्ठी में, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ वाइस चांसलर महोदय का, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फूल सिंह जी और कन्वीनर महेश गोठवाल जी का। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Sir, your lecture actually, posed a question before us at why should actually we think of environmental protection. You told us how there has been a paradigm shift over time from man-environment to man versus environment, and perhaps the root cause of this has been the creation of developmental blocks over time, and how accordingly the framework of environmental perception has also changed with these developmental blocks. आपने बताया सर हमें कि जैसे जैसे मानव समाज अलग अलग क्रांतियों के दौर से गुजरने लगे वैसे ही हमारे जरूरत लालसाओं में बदलते गए, जिसका परिणाम हमें आज प्राकृतिक अतिदोहन के रूप में देखने को मिल रहा है। और शायद तभी से पर्यावरण संरक्षण की बात सतह पर आए। Explaining elaborately on the sustainable developmental goals, you told us, sir, how to minimize the differences between haves and have-nots and make development
more inclusive and sustainable, and think of a better future. According to you, sir, perhaps the restoration developmental paradigm is a perfect answer to this. Even prior to this, our earlier speakers, especially Shri Venkatesh Sharma ji, also stressed on ecological restoration, as has been adopted by the United Nations. Sir, आप हमसे जुड़े, आप हमारे बीच आए, आपके व्यू पॉइंट्स, आपके दृष्टिकोणों से हमें लाभान्वित किए. We are really grateful to you for that thing. सर, आपसे एक निवेदन है, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता